अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर फिज़िक्स सेकंड ईयर। जैसे कि आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिज़िक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मास स्पेक्ट्रोग्राफी की लास्ट लेक्चर में मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी की कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई आइसोटोप्स ये सब हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 20 में अब जो टॉपिक है सबसे चेंज टॉपिक है वो है हमारे पास रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी हमारे पास क्या है? ये सिंपल एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, उसमें वो एलिमेंट्स जिसका चार्ज नंबर 82 से ग्रेटर हो, जिसका चार्ज नंबर 82 से ग्रेटर हो या 82 हो, उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जिनका चार्ज नंबर 82 से ग्रेटर हो उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसी तरह जैसे कि हमने आइसोटोप्स पढ़ा कि जिसका चार्ज नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जिनका चार्ज नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, फिर उसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या है कि वो एलिमेंट्स जिसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, जिसका चार्ज नंबर 82 या उससे ग्रेटर हो, वो एलिमेंट्स एक प्रोसेस कहते हैं जिसको हम रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं और जिसको हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं, जो नेचुरली तौर पर रेडियो एक्टिव होते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? मींस इसमें रेडिएशंस एमिट होते हैं या आप कहते हो एमिशन ऑफ लाइट होती है। जो रेडिएशंस एमिट होंगे, जो एमिशन ऑफ लाइट होगी या जो फ्लोरेसेंस होगी, उसको भी हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी के लिए सिंपल हमारे पास, जैसे कि हम कहते हैं, आप फर्स्ट करें कोई आपने सैंपल लिया, एक रेडियम सैंपल है। रेडियम हमारे पास क्या है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि उसका चार्ज नंबर 82 से ग्रेटर है। इस सैंपल को हम डालते हैं एक ब्लॉक में। इस ब्लॉक को हम कहते हैं लेड का बना होता है, इसको कहते हैं लेड ब्लॉक। जब इसमें आप इस रेडियम के सैंपल्स डालते हैं तो इसमें एक हाई मूविंग, फास्ट मूविंग बीम या एमिशन ऑफ लाइट या रेडिएशंस एमिट होते हैं। इससे आई एमिशन लाइट एमिट होते हैं, स्ट्रेट एमिशंस एमिट होते हैं। एक सिंपल प्रोसेस है हमारे पास रेडियो एक्टिव, मींस ये रेडिएशंस एमिट करता है जिसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इस रेडियो एक्टिविटी में अब हम करते क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। वो किस तरह से हम इसको प्रोवाइड करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो ये है कि यहाँ पर हम एक मेथड ये है कि हम यहाँ पर एक मैग्नेट रखें। आप इसको यू समझिए कि यू शेप्ड मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट का काम है कि ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, या आप ये समझे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड में जब ये रेज आएंगे, अब ये फील्ड बना हुआ है, तो जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड हो तो इसमें एक तो ये प्रोसेस है। एक हम ये करते हैं कि अगर हम दो प्लेट्स रखें प्लस माइनस, उससे भी तो फील्ड बन सकता है, उसको हम कहते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसको प्रोवाइड किया है। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड होगा या आप इलेक्ट्रिक फील्ड रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब हमारे पास ये है कि हमारे पास फर्ज करिए एक ब्लॉक है लेड का, एक लेड ब्लॉक है, इसमें हमने रेडियम का सैंपल डाला। अब इस डायग्राम से मैं दो तरीकों से बताता हूँ। अब जैसे हम रेडियम सैंपल डालेंगे, लेड ब्लॉक, चूंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, 82 से ज़्यादा है चार्ज नंबर, तो ये रेडिएशन इमिट करता है, जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर आप देख लीजिए, हम दो प्लेट्स रखते हैं, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्लेट्स कहते हैं। दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्लेट्स।
अब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स, ये चार्ज प्लेट्स क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। मैग्नेट क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। जब हम ये चार्ज प्लेट्स या मैग्नेट मीन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं वो हम रखते हैं, तब ये जो रेज है ये क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट करते हैं। डिफ्लेक्ट से मतलब कि एक रे सीधा जाता है, एक इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है और एक इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। अब एक जो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट किया है उसको हमने नाम दिया है, आपके पास क्या है, वो अल्फा पार्टिकल। एक रे इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा जिसको हम कहते हैं बीटा पार्टिकल। एक रे बिल्कुल ही स्ट्रेट जाएगा जिसको हम कहते हैं गैमा पार्टिकल। तो तीन तरह के रेडिएशंस इसमें बन जाते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा पार्टिकल्स। ये रेडिएशंस होते हैं ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। अगर यहाँ पर हम एक स्क्रीन रखते हैं, अब मैग्नेट से पहले ये रे सीधा आकर इस फोटोग्राफिक प्लेट पे लगकर ये इस तरह एक सुराख बना लेता था, ये उसको डार्क कर देता था या उसको ब्लैकन कर देता था। अब ये अल्फा और बीटा पार्टिकल्स, अब इसकी एक रे यू आएगी, एक रे यहाँ पर आएगी, तो ये यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे, ये दरमियान वाला गैमा पार्टिकल होगा। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो स्क्रीन है, उस पर आपको स्क्रीन पे भी आपको ये नज़र आ सकता है। ये सिंपल इसका मेथड था। अगर इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि जब अगर हम इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स रखते हैं, अब चूंकि ये चार्ज प्लेट्स है तो ये जो रेज ये भी सीधा, अब ये एक फील्ड में है, जब फील्ड में होंगे तो ये कुछ रेज सीधा जाएंगे, कुछ प्लस की तरफ, कुछ माइनस की तरफ, क्योंकि फील्ड इसको अपनी तरफ खींचता है, इस तरफ, दूसरा फील्ड इस तरफ, तो ये डिफ्लेक्ट होते जाते हैं। उसी तरह हमने कहा कि इसमें अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गैमा पार्टिकल्स बनेंगे। वो किस तरह से, अब ये रेज में कुछ रेज सीधा जाएंगे, इस फील्ड में जब रखते हैं तो कुछ रेज यू जाएंगे और कुछ रेज यू जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है हमारे पास, इसका मतलब है कि वो रेज जो पॉजिटिव साइड की तरफ गए हैं उसको हम कहते हैं बीटा पार्टिकल, जो रेज नेगेटिव साइड की तरफ गए उसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल, जो बिल्कुल स्ट्रेट गए हैं उसको हम कहते हैं गैमा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा पार्टिकल। अब ये जो पार्टिकल्स हैं अल्फा, बीटा, गैमा, अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा हमारे पास कौन से पार्टिकल्स, एक तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव है, एक ये पॉजिटिव है, फिर हम कहते हैं कि इसको +2 भी कहा जाता है। अब ये कहते हैं कि ये एक हीलियम न्यूक्लियाई भी इसको कहा जाता है, एक हीलियम न्यूक्लियाई के फॉर्म में होता है अल्फा पार्टिकल्स, प्लस है, या हम कहते हैं हीलियम न्यूक्लियाई के फॉर्म में है, या हम कहते हैं इसका जो मास है ये मैसिव है, इसका मास सबसे बड़ा होता है, या हम कहते हैं जब मास बड़ा होगा तो वो उनके पार्टिकल स्लो आएंगे तो इसका जो स्पीड है वो कम होता है बाकी दोनों को कंपेयर करके। गैमा पार्टिकल चूंकि बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ये किस फॉर्म में काम करते हैं, ये एज अ फोटोन हम इसको लेते हैं। बीटा पार्टिकल ये हमारे पास क्या है, इसको हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये फास्ट मूविंग हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे पास बीटा पार्टिकल्स होते हैं। ये फिर इससे ज़्यादा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये होते हैं। बीटा पे चूंकि हम कहते हैं ये एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए हम कहते हैं कि इस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। या आप इस तरह समझ लें, देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो लाजिमी बात है जब पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव प्लेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है तो लाजिमी बात है नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इससे बीटा पार्टिकल बनेगा। तो इसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। किस तरह से रेडिएशंस होती है, तीन पार्टिकल्स मिलते हैं अल्फा, बीटा और गैमा हमारे पास इसमें होते हैं। अब इसी रेडियो एक्टिविटी की हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अल्फा, बीटा या जो गैमा है
ए क्या आइडेंटिकल है, क्या ये सेम है, क्या ये डिफरेंट है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज में कुछ पार्ट मैंने इधर आपको बता दिया। आइडेंटिटी का ये मतलब है कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है वो हमारे पास एक हीलियम न्यूक्लियाई है जिसमें टोटल 4 मास इसका होता है, जो हम मास डिफेक्ट में पढ़ चुके हैं। मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इसमें होते हैं और ये एक पॉजिटिव होता है, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। या इसमें जो यूनिट्स है या चार्ज जो हम उसको 2+2 या 2 यूनिट्स लेते हैं, मीन्स ये डबल पॉजिटिव चार्ज इसको हम कहते हैं। इसी तरह अगर हम बीटा लें, जो हमारे पास बीटा पार्टिकल है, बीटा हम पढ़ चुके हैं कि एक फास्ट मूविंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये हमारे पास एज अ नेगेटिव चार्ज बिहेव करता है। तीसरा है गेमा। गीमा हमारे पास बिहेव करता है एज अ आई मूविंग फोटॉन्स है हमारे पास, जो बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं, ये डिफ्लेक्ट नहीं होते। अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, बीटा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, गेमा डिफ्लेक्ट नहीं होते। चार्जेस हमारे पास क्या है, चार्जेस का मैं ऑलरेडी इधर बता चुका हूँ कि जो अल्फा है, अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो गामा है चूंकि ये फोटोन है ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, इट एज नो चार्ज, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, मैग्नेटिक फील्ड देखें तो इन पार्टिकल्स पे क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ये होता है कि हमारे पास जो अल्फा और बीटा पार्टिकल्स है, जब इसको हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दे शो देयर डिफ्लेक्शन, ये दोनों डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो गामा रेज है वो डिफ्लेक्शन नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को के मौजूदगी में भी वो डिफ्लेक्ट नहीं करता, लेकिन अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल डिफ्लेक्शन करता है। स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड में एक तो ये भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, अल्फा का मैंने बताया कि ये मैसिव है। मैसिव मीन्स +2, प्लस मीन्स इसका ये डबल पॉजिटिव होता है, मैसिव होता है, बड़ा, जितना मैस बड़ा होगा उसका स्पीड उतना ही कम होगा। तो सबसे कम स्पीड हमारे पास होता है अल्फा पार्टिकल का, सबसे कम स्पीड हमारे पास होता है। इसी तरह हमारे पास हम इसको कहते हैं कि स्पीड जो है, अगर हम इसको स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर ले तो अल्फा का 1/200 मतलब 200 का जो मीन 200 का जो पार्ट्स है 200 टाइम्स, जो अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को 200 टाइम्स पीछे ले जाए या ब्रेक कर ले, इसका जो 200 हिस्सा है वो हमारे पास इतना कम स्पीड होता है अल्फा पार्टिकल्स का। इसी तरह अगर हम देखते हैं बीटा पार्टिकल्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये एनर्जेटिक है, ये हाई मूविंग है, ये फास्ट मूव करते हैं। तो ये किस तरह से फास्ट मूव करते हैं, इसका जो पॉइंट है वो 2/3 टाइम्स, मतलब इतने गुना अगर स्पीड ऑफ लाइट हो तो इतने स्पीड से वो मूव करता है। मींस अल्फा के बनिस्बत बीटा ज्यादा तेज है। इसी तरह गेमा रेस हम देख रहे हैं, गेमा पार्टिकल्स ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, जो डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। इट इज एज अ फोटोन, ये वर्क कर रहा है। तो ये जो गेमा पार्टिकल्स ये बहुत ही स्पीड होंगे क्योंकि ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, तो बहुत ही स्ट्रेट जाना स्पीड होगा। इसका मतलब है कि जो हमारे पास गेमा पार्टिकल है वो सी से जाता है। सी मीन्स वो स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से वो मूव करता है। पेनिट्रेटिंग पावर का क्या मतलब है, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब है कि अगर हम एक पेपर रखते हैं, एक हमारे पास होता है एल्यूमिनियम, एक हमारे पास होता है लेड, ये 3 मटेरियल्स है, एक है पेपर, एक है हमारे पास पेपर, एक है एल्यूमिनियम और एक है लेड। पेनिट्रेटिंग पावर की मतलब है कि ये पार्टिकल्स किस हद तक, किस लिमिट तक इंटर हो सकते हैं या स्टॉप हो सकते हैं। कि अगर हम अल्फा पार्टिकल्स
इमिट हो रहे हो, वो अगर इसको हम इमिट कर लें ये 3 मटेरियल रखकर, तो ये पेपर तक आकर ये रुक जाएगा। इसका पेनिट्रेटिंग पावर इतना सबसे कम है। अगर हम बीटा को देखते हैं तो बीटा पार्टिकल का पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से थोड़ा ज़्यादा है। ये एल्यूमिनियम पे आकर ये रुक जाएगा, मज़ीद ये आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हम गीमा पार्टिकल, गीमा रेज रखते हैं, इसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है। ये पेपर को भी क्रॉस कर देगा, एल्यूमिनियम भी क्रॉस कर देगा, ये लेड तक आ जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा है पेनिट्रेटिंग पावर। तो पेनिट्रेटिंग पावर अगर हम देखें, सबसे कम सबसे ज़्यादा इसका है, फिर इसका है और फिर इसका है। ये है पेनिट्रेटिंग पावर। इसके बाद आयोनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन पावर को आप इस तरह समझ लें कि ये पेनिट्रेटिंग पावर के रिवर्स है, मींस आयोनाइज्ड। अब अल्फा पार्टिकल मैसिव है, इसका चार्ज डबल है, डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो आप खुद समझ लें आयोनाइज, आयन, चार्ज, तो ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, आयोनाइजेशन पावर इसके उलट है। अब ये सब ज़्यादा मैसिव है, सब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आप इसको समझ ले आयोनाइजेशन में या चार्जेस में, तो सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर किस चीज़ का है, वो है अल्फा का, फिर उसके बाद हमारे पास है बीटा का, फिर उसके बाद है गेमा का। मींस आयोनाइजेशन पावर सबसे कम गेमा का है, फिर उसके बाद बीटा का कम है, और सबसे कम हमारे पास क्या है, वो अल्फा का है। या हम इसको देखते हैं इस फॉर्म में, जो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर है वो अल्फा पार्टिकल का है, फिर उसके बाद थोड़ा कम है बीटा का, फिर मज़ीद कम है गेमा का। मीन सबसे कम जो है हमारे पास गेमा पार्टिकल का आयोनाइजेशन पावर कम होता है। फोटोग्राफिक प्लेट या फोटोग्राफिक इफेक्ट, फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या इफेक्ट होगा, अल्फा, बीटा और गेमा का। इसमें ये कोई इफेक्ट नहीं है कि चाहे आपके पास अल्फा पार्टिकल हो या बीटा पार्टिकल हो या गामा पार्टिकल हो, जो भी रेडिएशंस इन तीनों में इमिट करता है, ये सब जब स्क्रीन फोटोग्राफिक प्लेट पे लगते हैं तो ये इसको ब्लैक एंड ब्लैक कर देता है। इनका इफेक्ट ये होता है, तीनों का सेम ही इफेक्ट होता है। फ्लोरेसेंस मीन जिसका मतलब इन द सेंस ऑफ आज लेते हैं, जैसे आप फ्लोरेसेंस का एक मतलब चिंगारी भी है, स्पार्क भी है। यहाँ पर फ्लोरेसेंस से मतलब ये जो रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं, हम इसको इमिशन ऑफ रेडिएशंस या इमिशन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसको भी अगर हम देखें कि चाहे वो अल्फा हो या बीटा हो या गेमा हो, तीनों फ्लोरेसेंस करते हैं, तीनों रेडिएशंस इमिट करते हैं, तीनों का फ्लोरेसेंस होता है। मींस तीनों रेडिएशंस इमिट करते हैं या तीनों में इमिशन ऑफ लाइट होता है। आप इसको इस सेंस में भी ले सकते हैं। लॉस ऑफ रेडियो एक्टिव डीके हमारे पास क्या है, ये भी तकरीबन इसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम कर चुके हैं। पहला हमारे पास पॉइंट्स में कि ये जो रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, ये मींस कॉन्टिन्यूसली ये हमारे पास क्या होते हैं, ये इमिट होते हैं, ये एक स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है। दूसरा क्या है, रेट ऑफ डीके। रेट मींस टाइम, डीके मींस डिसइंटीग्रेट होना, कम होना, टूट जाना, तोड़ देना, कि ये वक्त के साथ, अब जैसे कि हमने यहाँ पर सैंपल डाला है रेडियम का, तो ये रेडिएशन रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस हो रहा है, तो वक्त के साथ ये इसके में जो सैंपल है, जो रेडियम के जो सैंपल है, जो इम्प्योरिटीज है, जो पार्टिकल्स है, जो जर्रे है, वो वक्त के साथ विद द टाइम ये डीके हो रहा है। डीके मीन्स वो कम होता जा रहा है, वो यूज होता जा रहा है। जब वो यूज होगा तो चीज़ ख़त्म हो जाएगा, तो वो ख़त्म होता जा रहा है। उनके जो एटम्स है हमारे पास, अगर वो हम यूज़ करते हैं एज अ सैंपल, तो वो विद टाइम डीके हो रहा है, कम होता जा रहा है। अब दूसरा है कि लेस देन 81, कि अगर कोई चार्ज नंबर लेस देन 81 हो, वो रेडियो एक्टिविटी नहीं करता। इसके लिए दो पॉइंट्स है हमारे पास। एक ये है कि अगर चार्ज नंबर 82 से कम हो, अगर चार्ज नंबर 82 से ज़्यादा हो। अब चार्ज नंबर 82 से ज़्यादा है, जब ज़्यादा है तो वो जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा
वो स्टेबल नहीं रखता, क्योंकि वो रेडिएशन इमिट करता है, वो बेचैन हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए उसको हम जो 82 से ज़्यादा है उसको हम अनस्टेबल भी कहते हैं और उसको अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स भी कहा जाता है। जो एलिमेंट से जिसका चार्ज नंबर 82 से कम है, जिसे हम कहते हैं कि लेस देन 81, वो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस नहीं कर सकता, वो स्टेबल ही बरकरार ही रहता है। तो इसलिए उसको हम कहते हैं कि उसको स्टेबल भी कहते हैं और उसको स्टेबल न्यूक्लियाइड्स भी कहा जाता है। अगर अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स, अब अल्फा पार्टिकल्स हम कहते हैं जैसे कि वो हमारे पास क्या है, वो इलियम न्यूक्लियाई है, हम इसको कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स में क्या होता है, अब ये एक्स जो है इसको हम कहते हैं पेरेंट एलिमेंट होता है, जैसे हम बायो में पढ़ते हैं पेरेंट सेल, डॉटर सेल। तो या फिर ये पेरेंट जो ओरिजिनल एलिमेंट है एक्स, जब अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं तो उसमें हमें मिलता है डॉटर प्लस उसकी जो एनर्जी है वो वही एलियम है, या उसकी जो एनर्जी है इसमें क्या चेंज आता है, उसमें चेंज ये आता है कि एक तो हमें मिलता है डॉटर, जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वो एक हमें डॉटर एलिमेंट मिलता है। चेंज क्या आता है, चेंज ये आता है, अब देखिए कोई भी एलिमेंट है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, जब अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं तो पेरेंट चेंज हो जाता है डॉटर में, क्योंकि हमें रेडिएशंस मिल रहे हैं, एनर्जी मिल रही है। वो जब कन्वर्ट होते हैं तो चेंज ये आता है कि हीलियम में या डॉटर में इसका एटॉमिक मास में डिक्रीज आता है बाय 4 और प्रोटॉन में इंक्रीज आता है बाय 2। मीन्स ये इसका चार्ज नंबर 2 टाइम्स कम हो जाता है और जो मास नंबर है वो डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स होता है। तो अगर हम यूरेनियम देखें तो यूरेनियम हमारे पास क्या है, अब यूरेनियम हमारे पास क्या है, अगर हम कहें कि अल्फा पार्टिकल है हमारे पास, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडिएशंस करता है। इससे जब अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे, इसका अगर हम सैंपल यूज करेंगे, जो अल्फा पार्टिकल्स इमिट होंगे तो 234 है तो 4 कम हो जाता है, ये बन जाता है 230। 92 है तो 2 कम हो जाते हैं, ये हो जाता है हमारे पास 90। अब 230 और 90 बना, ये जो चार्ज नंबर और एटॉमिक नंबर है ये हमारे पास एक और एलिमेंट का है जिसको हम कहते हैं थोरियम। तो फिर यूरेनियम बन जाता है थोरियम। इसका ये मतलब है कि ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी जो हमारे पास सैंपल हम यूज कर रहे हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो जब डिसइंटीग्रेट होता है, डीके होता है, वक्त के साथ जब उसमें कमी आती है, वो कम हो जाते हैं, उसके एटम्स पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, तो वो आपको एक और एलिमेंट्स भी बना के देते हैं। अगर बीटा पार्टिकल्स हमारे पास इमिट हो तो बीटा पार्टिकल्स में क्या चेंज आता है कि जो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है, फिर पेरेंट न्यूक्लिया आपके पास वो है एलिमेंट है, वो तो एक तो वो चेंज हो जाता है डॉटर में, मतलब आपको नई एनर्जी मिलती है। चेंज ही आता है कि इसका जो एटॉमिक मास है वो सेम रहता है। चार्ज नंबर में एक चेंज आता है कि उसमें 1 ऐड हो जाता है। जब 1 ऐड हो जाता है विद एनर्जी या विद इलेक्ट्रॉन या एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं 0 - 1 के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं कि ये बेसिकली जो न्यूट्रॉन है ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोटॉन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन बन जाता है, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये सिंपल रहा। अब इसी कार्बन है, अगर कार्बन को हम देखें तो अगर ये उसको हम एज ए बीटा पार्टिकल देखें तो हम कहते हैं कि चार्ज नंबर में चेंज आता है कि ये 14 रहता है, 6 से इसमें 1 प्लस हो जाता है तो ये बन जाता है 7। अब 14 7 किस चीज़ का है, एटॉमिक मास और चार्ज नंबर ये नाइट्रोजन का है, तो फिर इट बिहेव्स एज अ नाइट्रोजन, फिर वो नाइट्रोजन बन जाता है। तो मीन्स नए पार्टिकल्स, नए एलिमेंट्स में चेंज आता है इसमें। जो गेमा पार्टिकल्स है, गेमा पार्टिकल हमारे पास बिहेव करता है एज अ हाई एनर्जी फोटॉन्स, तो उसमें ना ही हमारे पास एटॉमिक मास चेंज होता है,
नए चार्ज नंबर चेंज हो जाता है। ये हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता। रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन, जो रेडियो एक्टिविटी है उसमें जो डीके हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है वक्त के साथ, वो विद टाइम वो कम होते जा रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, उसके लिए इक्वेशन क्या होगा वो हमने देखना है। उसके लिए एक तो ये है, इसको हम रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं, कि जो रेडियो एक्टिव, अब सैंपल आपने यूज़ किया है तो विद टाइम, जैसे कि देखिए ये ज़रे है हमारे पास सारे, हमने सैंपल रखा है, तो रेडियो एक्टिविटी के दौरान ये कम होते जा रहे हैं, डीके होते जा रहे हैं, डिसइंटीग्रेट होते जा रहे हैं विद टाइम। तो हम ये कहते हैं कि अगर n हमारे पास इनिशियल नंबर या इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, क्या हमने ये जो सैंपल डाले हैं ये इसके जो ओरिजिनल, जो स्टार्ट में जो ओरिजिनल नंबर है, जो उस एटम्स एलिमेंट के जो एटम्स है वो ओरिजिनल नंबर है, उसके इनिशियल नंबर है। तो हम ये कहते हैं कि वक्त तो चेंज होता जाता है विद टाइम, टाइम में जो चेंज आ रहा है, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद, टाइम में जो चेंज आ रहा है, ये जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट है इसमें भी चेंज आता है, जो कहते हैं डिसइंटीग्रेट होना, डीके होना, कम होना, ख़त्म होते जाना। इसको हम कहते हैं कि n में चेंज आ रहा है, जो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स थे अब वक्त के बाद, कुछ वक्त के बाद ये वही n नहीं रहा, ये डीके हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ, उसमें चेंज आए, कमी आए, कुछ कम हो गए उनके पार्टिकल्स, उनमें एटम्स जो है वो यूज्ड हो गए, कम हो गए, तो ये हमारे पास क्या है, चेंज इन n है। तो इसको में हम कहते हैं कि लॉ ऑफ डीके, इसको कहते हैं। इक्वेशन को मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं लॉ ऑफ डीके। लॉ ऑफ डीके ये कहता है कि जो रेट ऑफ डीके है, रेट ऑफ डीके का क्या मतलब है, रेट मीन्स टाइम, डीके मीन्स विद टाइम, जब वो कम होते जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो रेट ऑफ डीके है, रेट ऑफ डीके का क्या मतलब है, ये जो हमारे पास डीके मीन्स अधिक नंबर थे और ओरिजिनल टाइम था, इनिशियल नंबर ऑफ एलिमेंट के एटम्स थे और टाइम था उसका। अब ये स्टार्ट है, इनिशियल है, ज़ीरो है, विद टाइम रेट, विद टाइम इसमें हम कहते हैं चेंज आता है। तो हम कहते हैं रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल नंबर। ये दोनों रेट ऑफ डीके है, जो चेंज आ रहा है, रेट मीन्स जो चेंज आ रहा है विद टाइम, एन मीन्स जो ओरिजिनल इनिशियल है। तो ये कह रहे हैं रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, इट्स इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। अब क्या करते हैं हम, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो हम लिखते हैं एक इक्वल और एक कांस्टेंट, एक इक्वल और एक कांस्टेंट। जो कांस्टेंट हमने यूज़ किया है, जिसको हम वेवलेंथ लैम्डा पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर इसको हम कहते हैं, इसको यहाँ पर हम कहते हैं डीके कांस्टेंट। ये साइन ख़त्म करके इक्वल और कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं डीके कांस्टेंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं, अब चूंकि हम कह रहे हैं, अब जबकि हम कह रहे हैं कि n मीन्स इनिशियल नंबर, इट मीन्स डीके को, हम कह रहे हैं कि जब रेडियो एक्टिविटी हो रहा है तो विद टाइम वो जो एटम्स एलिमेंट्स के वो डीके हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, यूज़ हो रहे, कम होते जा रहे, यूज़ होंगे तो कम होंगे, यूज़ होंगे तो ख़त्म होते जाएंगे। तो जब वो डिक्रीज़ होते जाएंगे, इसलिए उस डिक्रीज़ के लिए यहाँ पर हम लगाते हैं माइनस का साइन। द नेगेटिव साइन शोज दैट द डिक्रीज इन द एटम्स ऑफ एलिमेंट ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन और ड्यूरिंग डीके। तो इस इक्वेशन का ये मतलब है। एक तो ये सिंपल बाय स्टेटमेंट जो हमने इक्वेशन बनाया, रेडियो डीके इक्वेशन बनाए। दूसरा हम क्या देखते हैं, दूसरा हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखे, अब n मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड आ गया, चेंज इन टी डिवाइड उधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाता है, चेंज इन टी। यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक जो हम मैथमेटिक्स में करते हैं इंटीग्रेशन प्रोसेस। हम इसको भी इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब चूंकि इंटीग्रेशन बड़ा प्रोसेस है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखते हैं,
जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका आंसर आता है n इज इक्वल टू n नॉट, n इज इक्वल टू n नॉट e माइनस टू लेमडा। अब e हमारे पास क्या है, ये एक्सपोनेंशियल है। e नॉट क्या है हमारे पास कि t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 0, जब 0 हो टाइम लेमडा t। ये इक्वेशन हमारे पास आता है इंटीग्रेशन के बाद, सॉल्व करने के बाद। इस इक्वेशन को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन, इसको हम कहते हैं। लास्ट पॉइंट है रेडियो एक्टिविटी में है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाफ लाइफ का ये मतलब है कि विद टाइम इंटरवल, वक्त के साथ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो चूंकि यूज़ हो रहे हैं, डीके हो रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो वो अगर आज कुछ है तो कल वो कुछ और यूज़ हो जाएंगे, परसों और यूज़ हो जाएंगे। तो विद टाइम जो डीके हो रहे हैं, जो ख़त्म हो रहे हैं, उसको हम लिखते हैं हाफ लाइफ में। हाफ लाइफ में कि डीके टू इट्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, जो ओरिजिनल इनिशियल वैल्यू है, जिसका हमने कहा n, जो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी एलिमेंट के। अब जब वक्त के साथ टाइम गुजर रहा है, इन टाइम इंटरवल डीके टू इट्स हाफ, अगर फर्ज करें टोटल इतने इम्प्योरिटीज, इतना सैंपल है, वो एटम्स इतने हैं एलिमेंट्स के। अब विद टाइम अगर वो इतने यूज हो गए, इतने डीके हो गए, आधा डीके हो गए, तो उस आधे को हम कहते हैं इसका हाफ लाइफ, इसको भी हम हाफ लाइफ कहते हैं। या जो इनके जो ईयर्स है वो कुछ बहुत ज़्यादा होते हैं, 1600 साल, 3200 साल, तो उसको हम नहीं लिख सकते। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम उसको हाफ लाइफ में भी लिखते हैं। फर्ज कर अगर हमारे पास 3200 ईयर, तो हम इसको 1600 ईयर लिखते हैं, ये भी हमारे पास है। या हम इसको कहते हैं कि ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट या सब्सटेंस या पार्टिकल्स डीके, मींस वो टाइम इंटरवल जिसमें इसका आधा ये डीके हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, खा जाता है, वो हमारे पास क्या है, वो हाफ लाइफ है। अब जैसे क्या हम कहते हैं कि टी इसका शुरू में टाइम था, टाइम इंटरवल, एन हमारे पास क्या था, इसका इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। तो जब विद टाइम, वो टाइम इंटरवल जब इसका हाफ यूज हो गया या हाफ रह गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, अब हाफ को हम देखते हैं हाफ लाइफ, इसका जो आधा लाइफ अगर रह गया है या आधा लाइफ इसका यूज हुआ है, तो अगर टी है तो इसको टी 1/2 मीन्स हाफ। अगर एन है, एन नॉट मीन्स उसमें जो जीरो से इसने स्टार्ट लिया, टाइम जीरो स्टार्ट लिया, चेंज है, तो अब नॉट अपॉन 2 या 1/2, 1 हम नहीं लिखते, तो मीन्स ये हाफ। अगर हाफ लाइफ हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है हाफ लाइफ में, कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को अगर हमने हाफ लाइफ में लिखना हो तो टी अगर ओरिजिनल लाइफ है तो इसका हाफ लाइफ 1/2 होगा। एन अगर इनिशियल है या ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स है तो n0/2 हमारे पास क्या होगा, ये इसका हाफ लाइफ में हम इसको लिखेंगे। अब जैसे कि हमने ये कहा कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं n/2, क्या कहते हो, n और इनिशियल नंबर, और उसका अगर आप हाफ लाइफ में लिखो तो आप n/2 या n1/2, 1 हम नहीं लिखते, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि जो n है, जो इनिशियल नंबर, इनिशियल वैल्यू ओरिजिनल नंबर है उस एटम्स के, किसी भी एलिमेंट के, तो अगर हम इसको हाफ लाइफ में लिखते हैं तो हाफ लाइफ हमें पता है कि इसमें चेंज आता है, उसको हम नोट से लिखेंगे। चेंज मतलब ये हाफ लाइफ में लिखना, तो डिवाइडेड बाय 2 हाफ में लिखना, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब n0 या n0/2, n की जगह हमने ये टर्म पुट किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने मालूम कर चुके हैं n = n0 या नॉट e-2 लेमडा t, तो n की जगह हमने वही चीज पुट किया, सिर्फ एक फर्क है, यहाँ पर t हमारे पास क्या था, जो वो कोई भी टाइम जिसमें ये डीके करे वो टाइम अननोन है। यहाँ पर हम कहते हैं वो टाइम हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ में t 1/2, ये t 1/2 है हमारे पास, हाफ लाइफ है, तो इसको हमने टाइम को t 1/2 में लिखा है, पर सिर्फ t है, यहाँ पर t 1/2 हमारे पास क्या है, हाफ लाइफ है।
अब क्या होता है यहाँ पर देखें, एन नोट सेम है, कट जाएंगे, 1/2 रह जाएगा यहाँ पर ई माइनस लेमडा T1/2। अब ये 1/2 है, अगर उसको मैं उल्टा कर लूँ, उल्टे का ये मतलब है 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा तो 2 रह जाएगा। एक साइड अगर आप इन्वर्स करते हो दूसरा भी करना होगा अगर इक्वल हो। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि ये प्लस हमारे पास क्या बन जाए, उल्टा करेंगे तो इसको ये माइनस प्लस बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या लेते हैं, लॉग, LN मीन्स लॉग ऑफ 2, और ये लॉग जो है बेसिकली लॉग का पावर यहाँ पर लगेगा। पावर किस तरह लगेगा, अब देखिए ये पावर है, ये तो लॉग का रूल है कि पावर स्टार्ट में आ जाता है। आप लॉग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लॉग का रूल है कि लॉग में अगर पावर हो, जैसे कि लॉग ऑफ a पावर b, तो हम इसको क्या लिखते हैं, b लॉग ऑफ a लिखते हैं, b स्टार्ट में जाता है। तो ये जो हमारे पास पावर है वो शुरू में आ गया। लॉग और e एज एंटी लॉग, एज अपोजिट काम करते हैं, तो लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को काट देते हैं, तो ये बच जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मीन्स हम इसको टाइम इंटरवल में लिखते हैं, ये कितने टाइम है, ये क्या करेगा। तो t में हाफ लाइफ चाहिए, लेमडा मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर इससे डिवाइड हो जाएगा। लॉग ऑफ 2 को आप देखोगे तो 0.693 के इक्वल है लेमडा एज इट इज। तो ये हमारे पास क्या है, वो हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ का टाइम हमारे पास, हाफ लाइफ का टाइम इसके इक्वल होता है। इससे ये पता चल रहा है कि जो हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट है वो इन्वर्स है। इन्वर्स का ये मतलब है कि टाइम जितना बढ़ रहा है, टाइम जितना ज़्यादा होगा, डीके कांस्टेंट मींस वो रेडियो एक्टिव के एलिमेंट के जो एटम्स है वो डीके, वो ख़त्म होते जाते हैं टाइम के साथ, कम होते जाते हैं, यूज़ होते जाते हैं। तो ये दोनों इन्वर्स रिलेशन में है। अगर इसको हम बाय ग्राफ देखें, अब एन नोड का ये मतलब है कि हाफ लाइफ में जो एन मीन जो नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स में जो हाफ लाइफ विद टाइम चेंज आ रहा है, वो किस तरह से। अब टाइम आप देख ले, आप इसको डेज, मिनट्स, आवर्स, ईयर्स में कुछ भी लिख ले, 1 2 3 4 5 6। एन नोड का ये मतलब है, अब फर्ज करें एक हाफ लाइफ गुजर गया, मतलब कुछ टाइम बाद। अब फर्ज करें आप इसको 1 2 3 से लिखे, या इसको आप आवर्स में लिखे, या इसको आप ईयर्स में लिखे, तो आप इसको किस तरह लिखेंगे। इसका मतलब है कि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब फर्ज करें टाइम 0 से स्टार्ट हुआ, हाफ लाइफ हो गया, तो हाफ लाइफ में ये अब n है, ये मज़ीद कम हो गए, यूज़ हो गए, 0/2 मीन्स हाफ हो गए। हाफ लाइफ में ये मज़ीद हाफ हो गया, फिर ये मज़ीद हाफ लाइफ गुजर गया, तो ये और हाफ लाइफ, और मीन्स और ये कम हो गए, फिर मज़ीद हाफ लाइफ, हाफ टाइम गुजर गए, तो ये मज़ीद डीके हो गया है। इसके मतलब है कि हमारे पास टाइम जितना गुजर रहा है, हाफ लाइफ, फिर हाफ लाइफ, फिर हाफ लाइफ, या आप कहो कि 1/हाफ लाइफ गुजर गए, फिर हाफ लाइफ उसका 1/4 पार्ट गुजर गए, फिर हाफ लाइफ 1/8 पार्ट गुजर गए। आप इस तरह का, इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, 1/n या 1/n² में हम लिखते हैं, इस तरह भी हम लिखते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 है, n मीन्स अगर n की जगह हम 1 पुट करते हैं, मीन्स स्टार्ट लेते हैं 1 से, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स अगर n मीन्स हाफ लाइफ मीन्स 1/2, तो अगर 2 हम लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर मज़ीद बढ़ाना है, फिर हाफ लाइफ गुजर गए, फिर ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 1/4, फिर मज़ीद हाफ लाइफ हो गया 3 का स्क्वायर 2 का मतलब क्यूब, फिर 1 पहले 1 होगा, फिर क्यूब हो जाएगा, फिर स्क्वायर, फिर ये क्यूब हो जाता है, मतलब 2 हाफ लाइफ, हाफ मीन्स 2 में देखते हैं, फिर 2 का क्यूब तो वो 1/8 बन जाएगा। तो ये भी इसी तरह है, ये भी इस तरह है कि टाइम जितना गुजर रहा है, अगर हाफ लाइफ में ये इतना डीके हुआ, फिर मज़ीद हाफ लाइफ में और कम, मज़ीद हाफ लाइफ में और कम, विद टाइम ये डीके होता जा रहा है, डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। तो 2 हाफ लाइफ्स हमारे पास, अगर 3 हाफ लाइफ्स, अब जैसे कहते हैं हाफ लाइफ है, ये हमारे पास हाफ लाइफ है, फिर ये 1/4 2 हाफ लाइफ्स, अब 2 का क्यूब 8, क्यूब मीन्स 3, तो इसको कहते हैं 3 हाफ, 1/3 कहते हैं 3 हाफ लाइफ।
इस रेडियो एक्टिविटी को जब हम यूनिट में लिखते हैं सिस्टम इंटरनेशनल में या यूनिट में लिखते हैं, इसका यूनिट है BQ। BQ मीन्स बैक्वेरल, इसका यूनिट है। एक बैक्वेरल 1 डीके पर सेकंड के इक्वल होता है। इसका एक और यूनिट है CI, क्यूरी जिसको कहते हैं। एक क्यूरी हमारे पास 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 10 डीके पर सेकंड के इक्वल होता है। तो अगर एक क्यूरी को आप अगर बैक्वेरल में लिखना चाहो तो एक क्यूरी में 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 10 बैक्वेरल के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि एक बैक्वेरल तो 1 डीके के इक्वल है, तो ये जो 1 डीके है उसकी जगह हम बैक्वेरल भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी लेंथी टॉपिक था, काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा, काफ़ी डिटेल में उनके प्रॉपर्टीज़ देखी, लॉज देखी, डीके इक्वेशन देखा, ऑफ लाइफ उनका देखा। तो उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी आसान होगा, बेहतर होगा, समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।